हेलो एवरीवन। तो आज हमारा 7th लेक्चर है एविडेंस एक्ट का। आज के लेक्चर में हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स का प्रिंसिपल नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2 देखा। प्रिंसिपल नंबर 1 वाज एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देन हमने उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 2 देखा। प्रिंसिपल नंबर 2 वाज एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस बाय डायरेक्ट एविडेंस। तो अगर ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सेम फैक्ट के ऊपर, तो क्या प्रेफर करेंगे हम? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दैट इज कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 1। कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 2 वाज कि अगर किसी एक फैक्ट पे एक हियरसे एविडेंस है और एक डायरेक्ट एविडेंस है, तो हियरसे एविडेंस विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड बाय डायरेक्ट एविडेंस। ये हमने प्रिंसिपल नंबर 2 में देखा था। सो बेसिकली सबसे पहले ब्रॉड डिवीजन जो होता है एविडेंसेस का, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, तो फर्स्ट होता है ओरल एविडेंस, सेकंड होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री में से डॉक्यूमेंट्री प्रेफर होगा। फिर हमने बात की स्पेसिफिक ओरल एविडेंसेस की। ओरल एविडेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट एविडेंस, सेकंड होता है हियरसे एविडेंस। फिर हमने प्रिंसिपल देखा कि डायरेक्ट और हियरसे में से डायरेक्ट विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड। अब आज हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो आज का जो हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3 है एविडेंस लॉ का, दैट इज कि अगर किसी फैक्ट पे प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल एंड सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल है, तो प्राइमरी एविडेंस विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस विल बी एक्सक्लूडेड बाय प्राइमरी एविडेंस। So that is the cardinal principle of Evidence Act, cardinal principle number 3, which we are going to study today. Let's start with principle number 3. All right. So आज हम start करेंगे exclusion of secondary evidence by primary evidence. Exclusion of secondary evidence by primary evidence. So हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, आई एम रिपीटिंग दी थिंग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट देन आई एम रिपीटिंग इट जस्ट फॉर द रेफरेंस, ताकि आप फिर से उसको कनेक्ट कर सकें। सो हमने सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि ब्रॉड डिवीजन जो है एक इंडियन एविडेंस एक्ट में टाइप्स ऑफ एविडेंसेस का, वो होता है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। और यहीं पे हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 1 था कि अगर किसी फैक्ट पे ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो ओरल एविडेंस विल बी एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दिस वाज कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 1। देन हम कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 2 पे गए, जिसमें हमने देखा सेक्शन 59 एंड 60, जिसमें क्या बोला गया कि ओरल एविडेंस भी दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट को हम हियरसे भी बोलते हैं। और यही हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 2 था, जिसमें बोला गया कि अगर कोई एक फैक्ट है जिसपे कोई डायरेक्ट एविडेंस है और उसके साथ साथ कोई हियरसे एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो इन दोनों में से डायरेक्ट एविडेंस विल बी प्रेफर्ड, या फिर इनडायरेक्ट या हियरसे एविडेंस विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड बाय डायरेक्ट एविडेंस। ये चीज हमने देखी थी, तो ये हम अभी तक देख चुके हैं। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3, जिसमें हम, अब क्योंकि हम ओरल एविडेंस की स्पेसिफिकली बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। और यही हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3 है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी
प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और यहीं पे हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3 आता है कि जब किसी फैक्ट पे प्राइमरी एविडेंस है और साथ साथ में सेकेंडरी एविडेंस है तो प्राइमरी एविडेंस विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी होता क्या है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। बट ये एक जनरल जो है कार्डिनल प्रिंसिपल सेक्शन 64 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 64 क्या बोलता है कि अगर किसी फैक्ट पे एक प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसी फैक्ट पे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड बाय प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड बाय प्राइमरी एविडेंस। दोनों में से हमेशा प्राइमरी एविडेंस को हम प्रेफर करेंगे। ये है हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3, कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3। तो अब ये कार्डिनल प्रिंसिपल हमें बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस एक्चुअली होते क्या हैं। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के इलस्ट्रेशंस देखेंगे एटसेट्रा। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी एविडेंस। Let's start with primary evidence. So, primary evidence is given under section 62 of Indian Evidence Act. Section 62 of Indian Evidence Act क्या बोलता है? प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन बताता है। तो सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस होता है, प्राइमरी एविडेंस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है अगर जिसको आपको एविडेंस के फॉर्म में देना है, तो अब डॉक्यूमेंट कोई भी, अब चाहे कोई भी XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो सिर्फ दो ही टाइप की हो सकती है, ओरिजिनल एंड कॉपी। ओरिजिनल एंड कॉपी। एक होती है वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर किसी ने लिखा है तो द ओरिजिनली रिटन कॉपी, अगर किसी ने उसको टाइप किया है तो द ओरिजिनली टाइप्ड डॉक्यूमेंट। सो ओरिजिनल होता है और एक होता है कॉपी। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस। उसी का जो कॉपी होता है वो होता है सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस का मतलब है द ओरिजिनल, या फिर हम ये कह सकते हैं द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या तो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एंड नॉट द कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्योंकि कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या होगी? कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट होगी सेकेंडरी एविडेंस। तो एक बार हम सेक्शन 62 को रीड करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया। प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट अपने आप, जब आप वही सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसे जब आप एविडेंस में देते हो, वो भी कहाँ पे? कोर्ट में। किस रीजन के लिए? फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो उसे बोला जाता है प्राइमरी एविडेंस, उसे बोला जाता है प्राइमरी एविडेंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर हम देखते हैं, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में है तो each part is a primary evidence of the document, where the document, तो पहले हम ये देखेंगे। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज विल है, 4 सेट्स हैं विल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। So 1, 2, 3 and 4 all will be the primary evidence of each other.
ऑल विल बी दी प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि कुछ पार्ट इसके अंदर है, कुछ पार्ट इसके अंदर है, कुछ पार्ट इसके अंदर है, कुछ पार्ट इसके अंदर है. सो दे ऑल आर प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर. जब कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में होता है तो ईच पार्ट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर. ऑलराइट, ये तो हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट जब सेवरल पार्ट्स वाली बात हुई. अब अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो काउंटर पार्ट में है, तो each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the party executing it. अब मैं आपको पहले ये समझाने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि काउंटर पार्ट क्या होता है. काउंटर पार्ट क्या होता है? सपोज ए और बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. पहले मैं आपको ये बता रही हूँ काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं. ऑलराइट, काउंटर पार्ट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, तो काउंटर पार्ट होता क्या, काउंटर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. ऑलराइट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दो डॉक्यूमेंट्स में है. अब इसमें से ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कॉपी नंबर 1, इट इज साइंड बाय ए. इस पे ए का सिग्नेचर है. ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर 2, इट हैज बीन साइंड बाय बी. इस पे बी का सिग्नेचर है, इस पे ए का साइन है, इस पे बी का साइन है. ऑलराइट, अब क्या होगा, ए अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट बी को दे देगा और बी अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ए को दे देगा. सो ए अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट बी को देगा और बी अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट किसको देगा, ए को देगा. ऑलराइट, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें बोला जाता है काउंटर पार्ट्स. इन्हें बोला जाता है काउंटर पार्ट्स. सो जब ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसमें दो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, वन डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय वन पार्टी, अदर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय अदर पार्टी एंड दे बोथ एक्सचेंज द डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय ईच अदर. ए ने जो एग्जीक्यूट किया है, मतलब जो साइन किया है, वो बी को दे देता है और बी ने जो साइन किया है वो डॉक्यूमेंट वो ए को दे देता है. तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है दैट दे आर काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर. दे आर काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर. सो अब इस काउंटर पार्ट में कौन सा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा ये एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला गया है. एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि इन काउंटर पार्ट्स में जिस पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट, जो काउंटर पार्ट एग्जीक्यूट किया है, मतलब साइन किया है, वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा. सो अगर ए के अगेंस्ट हमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो वो वही वाला काउंटर पार्ट होगा जो ए ने साइन किया है. सेम अगर बी के अगेंस्ट हमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो वो वाला काउंटर पार्ट होगा जो बी ने साइन किया है. सो बेसिकली अगर काउंटर पार्ट्स का मैटर आता है तो a counterpart will be the primary evidence against the person executing it. जिस पर्सन ने उस पे साइन किया है वो उसी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा. सो अगर बी को ए के अगेंस्ट कोई प्राइमरी एविडेंस प्रूव करना है, प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, तो वो कौन सा वाला काउंटर पार्ट प्रूव करेगी, 1. लेकिन अगर ए को बी के अगेंस्ट कोर्ट में कोई काउंटर पार्ट प्रूव करना है तो ए कौन सा काउंटर पार्ट प्रूव करेगा, number 2, because that is signed by B, that will be the primary evidence against B because he has executed such counterpart. All right, इसको एक बार रीड कर लेते हैं. Where a document is executed in counterparts, each counterpart being executed by one or some of the parties only. ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट पे. अब काउंटर पार्ट क्या होता है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट पे एक ही पार्टी का साइन है, दूसरे डॉक्यूमेंट पे दूसरे पार्टी का साइन है. लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यहाँ ए का साइन है, यहाँ बी का साइन है, तो वो काउंटर पार्ट नहीं होगा. काउंटर पार्ट क्या होता है कि जो सिर्फ एक ने, या फिर अगर सपोज ए बी सी डी 4 पार्टीज हैं,
एक डॉक्यूमेंट पे ए और सी के साइन है, दूसरे डॉक्यूमेंट पे बी और डी के साइन है, ये भी काउंटर पार्ट होगा, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट पे सबके साइन नहीं है. सम ऑफ द पार्टीज हैव साइंड वन डॉक्यूमेंट, सम ऑफ द पार्टीज हैव साइंड अदर डॉक्यूमेंट, तो ये होंगे काउंटर पार्ट. तो काउंटर पार्ट के केस में एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू. ऑलराइट, अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड फ्रॉम वन यूनिफॉर्म प्रोसेस. अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बट उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने का, प्रोड्यूस करने का प्रोसेस सेम है. प्रोसेस एज इन जिन तरीके से, जिस मेथड से उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया गया है, इट इज अ यूनिफॉर्म प्रोसेस. ऑलराइट, सेम यूनिफॉर्म, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से वो अगर वो हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, तो इन दैट केस, अब ये प्रिंटिंग का केस हो सकता है. प्रिंट कैसे होता है? आपने अगर देखा होगा कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग या फिर एनी काइंड ऑफ प्रिंटिंग होती है, तो एक बार जो प्रिंट निकलते हैं, सपोज अगर 100 कॉपीज चाहिए, तो 100 कॉपीज एक साथ निकलती हैं बैक टू बैक. एक प्रोसेस है, सारी 100 की 100 के लिए प्रोसेस सेम है, यूनिफॉर्म प्रोसेस है, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन में 100 कॉपीज निकल रही हैं. सो प्रिंटिंग के केस में, लिथोग्राफी के केस में, फोटोग्राफी के केस में, ऑलराइट, each is primary evidence of the contents of the rest, but where the copies are they are all copies of common original, they are not primary evidence of the content of the original. अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 4 कॉपीज है, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ऑलराइट, और ये सारे के सारे एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई है, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई है. सो एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2, 1, 2, 3 and 4, they will be primary evidence of each other. That means ये जो 1 है ये 2 का प्राइमरी एविडेंस है, 2 3 का प्राइमरी एविडेंस है, 3 4 का प्राइमरी एविडेंस है, 4 1 का प्राइमरी एविडेंस है, 1 3 का भी है, 1 4 का भी है, ऐसे ही 2 4 का है, 3 1 का है, etc. So all of them are primary evidences of each other. They are primary evidences of each other. बट ये सारे के सारे जो है, अगर ये किसी एक कॉमन ओरिजिनल में से बने हैं, कॉमन ओरिजिनल में से बने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेरोक्स की बात करें, अगर हम किसी फोटोकॉपी मशीन की बात करें, तो एक ओरिजिनल कॉपी होती है जिसका हमें फोटोस्टैट फोटोकॉपी करना होता है. तो वो ओरिजिनल कॉपी को अगर हम मशीन में डालते हैं, उसके बाद अगर उसकी 10 कॉपीज निकल रही हैं, तो वो 10 की 10 कॉपी एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होंगी. बट वो 10 कॉपी में से कोई भी ओरिजिनल की, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसकी कॉपीज निकली है, उनकी प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी, उनकी प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी. सो ये 10 की 10 कॉपी जो है वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होंगी, पर इनमें से कोई भी ओरिजिनल की प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी. यही बोला गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, कि अगर सेवरल कॉपीज है, सेवरल डॉक्यूमेंट्स है, सिंगल यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रोड्यूस की गई हैं, तो वो सारी आपस में एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होंगी. बट उनमें से कोई भी, अगर वो सारी की सारी कॉपीज एक कॉमन ओरिजिनल से बनाई गई है, लाइक प्रिंटिंग, लाइक फोटोकॉपी, तो वो उनमें से कोई भी उस ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे. दे विल ओनली बी द प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर एंड नॉट ऑफ द ओरिजिनल. ऑलराइट, अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है, हम वो देखते हैं, उसके बाद हम हमारे नोट्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखेंगे. ऑलराइट, इलस्ट्रेशन.
इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन कहता है अ पर्सन इज शोन टू हैव बिन इन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स। प्लेकार्ड्स होते हैं, तो एक पर्सन के पास बहुत सारे प्लेकार्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे प्लेकार्ड्स एक ही बार में प्रिंट किए गए हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन में प्रिंट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि 5 प्लेकार्ड्स निकालने के बाद हमने मशीन को रिसेट किया एंड देन 5 और निकाले। अगर 10 प्लेकार्ड्स है तो वो 10 बैक टू बैक प्रिंट हुए हैं एज इन सिंगल ट्रांजैक्शन में, वन टाइम में दे हैव बीन प्रिंटेड फ्रॉम वन ओरिजिनल। एक ओरिजिनल था, उसके बाद बैक टू बैक सारे प्लेकार्ड्स जो है वो प्रिंट किए गए हैं। So any one of the placard is primary evidence of the contents of the other। तो अगर 10 placards है तो ये सारे एक दूसरे के contents के primary evidence होंगे, बट उनमें से कोई भी placard जो है उस ओरिजिनल जिससे वो 10 placards बनाए गए हैं उनमें से कोई भी उस एक ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। दैट इज as per explanation 2 of section 62 of Indian Evidence Act। ये बोला गया है explanation 2 of Indian Evidence section 62 Indian Evidence Act में कि अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन में सेम टाइम पे एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस में मल्टीपल कॉपीज आ रही हैं तो वो सारी कॉपीज एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होंगी, बट दे विल नॉट बी, नन ऑफ देम विल बी अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। ऑलराइट, तो ये बात जो है हमारे सेक्शन 62 में बोली गई है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 62 जिसकी हमने बेयर रीडिंग करी और हमने उसको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन देखा है उसका। अब हम एक बार जो नोट्स में दिया है एक बार वो रीड कर लेते हैं। इन काउंटर पार्ट में मैंने आपको समझा दिया काउंटर पार्ट क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंट The two parties sign individually their respective documents। मैंने बताया कि दोनों पार्टीज का साइन अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे है तो that will never be a counterpart। काउंटरपार्ट क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट एक पार्टी ने साइन किया है, एक डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी ने साइन किया है, वो होंगे काउंटर पार्ट्स। ऑलराइट, एंड each of them hand it over to the opposite party। They exchange their documents। तो the document signed by A will be handed over to B and document signed by B will be handed over to A। So then the document signed by A will be primary evidence against A only because A is the party who has executed it। Alright, and therefore अगर B को A के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस प्रूव करना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा? जो A ने खुद ने साइन किया है, signed by A। The document signed by A will be secondary evidence against B। अब क्योंकि A के थ्रू साइन किया गया डॉक्यूमेंट उसके खुद के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो B के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब कोई डॉक्यूमेंट है वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी है तो मेरे सामने वाली पार्टी के लिए सेकेंडरी हुआ, कोई डॉक्यूमेंट जो मेरी सामने वाली पार्टी के लिए सेकेंडरी है वो मेरे लिए प्राइमरी होगा। सो इट विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट, इट विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट। सो साइंड बाय ए विल बी सेकेंडरी एविडेंस अगेंस्ट B and similarly document signed by B will be secondary evidence against A। all right, जो मैंने आपको ये अभी एग्जाम्पल दिया था दिस वन। अब इसमें मैंने क्या बताया कि अगर B को A के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस प्रूव करना है तो वो कॉपी नंबर 1 को प्रूव करेगा क्योंकि ये इसी ने वो किया है, साइन की है, एग्जीक्यूट की है। बट अगर B को A के अगेंस्ट वही सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस को प्रूव करना है तो वो कॉपी नंबर 2 को प्रूव करेगा बिकॉज कॉपी नंबर 2 हैव बिन एग्जीक्यूटेड बाय B। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने खुद ने एग्जीक्यूट किया है वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, पर जो डॉक्यूमेंट सामने वाले पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है, मैंने नहीं एग्जीक्यूट किया है, वो मेरे अगेंस्ट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा। सो इट विल बी ऑपोजिट। ऑलराइट, इसके बाद एक यूनिफॉर्म प्रोसेस वाले का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेयर फ्रॉम वन ओरिजिनल, किसी एक ओरिजिनल में से सेवरल कॉपीज हैव बीन मेड, सेवरल कॉपीज हैव बीन मेड एंड कॉपीज हैव बीन मेड बाय अ यूनिफॉर्म प्रोसेस।
तो ईच ऑफ दोज कॉपीज, उन सारे कॉपीज जो होंगी, ईच ऑफ दोज कॉपीज वो ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस होंगे. दे विल बी प्राइमरी एविडेंस ऑफ ईच अदर. अगर वो कॉपीज जो है वो सेम ओरिजिनल कॉपीज में से बने हैं, एक सिंगल ओरिजिनल था जिसमें से वो सारे के सारे कॉपीज प्रिंट हुए हैं, तो वो सारे के सारे कॉपीज एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस होंगे. ओरिजिनल हैव बीन मेड फ्रॉम a same lot, that is different time, then copies of the first lot will be primary evidence of each other, copy of the second lot will be primary evidence of each other. अब इसका क्या मतलब है, I'll just explain. For example, एक ओरिजिनल है, आपको इसके कॉपीज चाहिए थे, ये ओरिजिनल है, इसके कॉपीज चाहिए थे. आपने इस ओरिजिनल को मशीन में डाला, फोटोकॉपी मशीन में. जब फर्स्ट टाइम आपने मशीन को ऑन किया तो उसमें से 10 सेट्स, 10 कॉपीज निकले. ऑल राइट, इट वॉज फर्स्ट लॉट, ये फर्स्ट लॉट था. देन 10 कॉपीज के बाद आपने मशीन को ऑफ कर दिया ड्यू टू सम रीजन. देन आपने उसको अगेन ऑन किया और 15 कॉपीज या 15 सेट्स और निकाले. तो ये 10 जो है ये एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे, ये 15 एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे. बट इन 10 में से कोई एक कॉपी कभी भी इन 15 में से किसी भी एक कॉपी का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा. जो फर्स्ट लॉट में हुए हैं मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन में हुए हैं. ऑलराइट, सेम टाइम लिखा है वहां पे. यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब है एक सिंगल ट्रांजैक्शन. प्रोसेस तो सेम है और ट्रांजैक्शन भी एक ही. यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये सेकेंड ट्रांजैक्शन है. जो कॉपीज फर्स्ट ट्रांजैक्शन में प्रिंट हुए हैं वो एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे, जो कॉपीज सेकेंड ट्रांजैक्शन में प्रिंट हुए हैं वो एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस होंगे. बट फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाला कभी भी सेकेंड ट्रांजैक्शन का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा. और सेम वे सेकेंड ट्रांजैक्शन वाला कभी भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाले का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा. सो दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 62. सो सेक्शन 62 के बारे में हमने पढ़ा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म प्रोसेस से अगर कॉपीज भी निकल रही हैं तो वो कॉपीज कब कब प्राइमरी एविडेंस होंगी, कब कब नहीं होंगी, किसकी प्राइमरी एविडेंस होंगी. अभी हमने सेक्शन 62 में सारी चीजें देख ली. ऑलराइट, तो प्राइमरी एविडेंस वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद नाउ लेट्स मूव टू सेकेंडरी एविडेंस. अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है. So, secondary evidence, that is section 63 of Evidence Act. Section 63 of Evidence Act. तो सेक्शन 63 जो है एविडेंस एक्ट का, उसमें सेकेंडरी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है. उसमें यह बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं. ऑल राइट, एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्योंकि मैंने जनरली तो आपको बता ही दिया है कि अगर आप ओरिजिनल दे रहे हैं तो वो हमेशा प्राइमरी एविडेंस होगा, बट जहां आपने उसकी कोई कॉपी दे दी वो हमेशा सेकेंडरी एविडेंस होगा. ऑल राइट, अब उस कॉपी में किन किन टाइप की कॉपीज आएंगी, इंक्लूड होंगी, कौन सी ऐसी कॉपीज है जिनको हम सेकेंडरी एविडेंस बोलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस. Secondary evidence means and includes. अब ये means and includes लिखा है, that means this section is exhaustive. This section is exhaustive. ये यहाँ भी मेंशन है. मीन्स एंड इंक्लूड सजेस्ट ब्रॉडली दैट लिस्ट गिवन इज एग्जॉस्टिव, बट क्योंकि इसमें द वर्ड इंक्लूड्स हैज बीन यूज्ड तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ और थिंग्स भी ऐसी हो सकती हैं जो इस लिस्ट में आए बट यहाँ पे इन्यूमरेट नहीं की गई है. ऑलराइट, बट देन ब्रॉडली दिस सेक्शन इज एग्जॉस्टिव, दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव. तो क्या क्या आएगा सेकेंडरी एविडेंस के अंदर?
फर्स्ट, certified copies given under the provision herein after contained. आगे जब हम सेक्शन 75-76 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सेकेंडरी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है. अब सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती हैं, लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर कोई ओरिजिनल कॉपी है विच इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, which is a public document. एक public document क्या होता है? A document which is produced or which is made or which is certified by the government. Some sort of document which is not a private document, which is related to the government or the judiciary or in any way it is related to the state. All right, जैसे आपके आधार कार्ड्स हैं, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये दीज ऑल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे आर देयर ऑन द पब्लिक फोरम, दे आर रिलीज्ड और दे आर मेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. दे आर नॉट मेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन, दे आर मेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. वो कोई पब्लिक अथॉरिटी दैट इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल वो बना रहा है, इसीलिए उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं. तो कभी भी अगर हमें कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट का एविडेंस देना है तो अगर वो ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो इन एविडेंस. तो जब आप किसी ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी इन एविडेंस देते हो तो वो सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होता है. वो सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होता है, प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है. वो सर्टिफाइड कॉपी आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी. ऑलराइट, अब ये सर्टिफाइड कॉपी होती क्या है? तो जिस भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था वो आपको उसी की एक सर्टिफाइड कॉपी बना के देगा जिसमें लिखा होगा लास्ट में स्टेटमेंट दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल. इट विल बी साइंड एंड सील्ड बाय द ऑफिसर सर्टिफाइंग इट. इट विल बी अ सर्टिफिकेट ऑफ द जेन्युइनिटी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कि ये जेन्युइन कॉपी है ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ फेक कॉपी. ऑलराइट, तो यहाँ पे साइन एंड सील होगा. इसके अलावा आपको ये सर्टिफाइड कॉपी तभी मिलेगी जब आप उसकी फीस पे करोगे और ये ऐसा ऑफिसर आपको सर्टिफाई करके दे सकता है हु हैज द अथॉरिटी टू डू सो, हु हैज द अथॉरिटी टू डू सो. तो ये ऐसी कॉपी होती है. तो जब भी आप किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना होने के वजह से उसकी सर्टिफाइड कॉपी देते हो बीइंग द पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो उस सर्टिफाइड कॉपी को हम सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं. उस सर्टिफाइड कॉपी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं. तो ये तो लिखा है पॉइंट नंबर 1 में. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? Copies which are made from the original by a mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copies and copies compared with such copies. अब ये क्या कहना चाह रहा है? सपोज एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है. दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से आप इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हो, कॉपी नंबर 1, क्योंकि आपने इस ओरिजिनल में से एक्यूरेसी को कंसिडर करते हुए आपने एग्जैक्ट कॉपी बनाई है. तो इसीलिए ये जो कॉपी नंबर 1 है इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ओरिजिनल. ये ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस होगा. ऑलराइट, अब आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल आपने इस कॉपी में से एक कॉपी और बनाई, कॉपी नंबर 2, बट यू वर नॉट श्योर कि ये कॉपी जो है ये एग्जैक्ट कॉपी है ओरिजिनल की. तो आपने क्या किया? इंश्योर द एक्यूरेसी, कॉपी कंपेयर्ड. आपने क्या किया? इस कॉपी नंबर 2 को, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, आपने इसको कंपेयर किया है विथ
कॉपी नंबर 1, Why? Because copy number 1 is the exact copy of the original. तो copy number 1 क्योंकि exact copy है, डायरेक्टली ओरिजिनल में से बनाई गई है, तो आप उसको तो सेकेंडरी एविडेंस बोलोगे. बट उस कॉपी में से कोई ऐसी कॉपी बनाई गई है, कॉपी नंबर 2, जिसके लिए आप डाउटफुल हो कि वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट, तो आपने उसको उस एग्जैक्ट कॉपी नंबर 1 से कंपेयर कर लिया है और तब आपको लगा कि यस इट इज ऑल्सो एग्जैक्ट. तो दिस विल ऑल्सो बी secondary evidence of the original. This will also be secondary evidence of the original document. यही लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 ऑफ सेक्शन 63 में. सेक्शन 63 पॉइंट नंबर 2 यही बोलता है. सेक्शन 63 पॉइंट नंबर 2 में यही चीज लिखी है कि अगर किसी सेम मैकेनिकल प्रोसेस, किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रोसेस जैसे कि जेरोक्स, जैसे कि फोटोस्टेट, जैसे कि प्रिंट, उससे अगर कोई कॉपी बनाई गई है और उसको ओरिजिनल से कंपेयर किया गया है टू चेक द एक्यूरेसी, तो वो उस ओरिजिनल की सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगी. बट अगर उससे एक और कॉपी बनाई गई है एंड टू इंश्योर द एक्यूरेसी उस कॉपी को उस पिछली वाली कॉपी से कंपेयर किया गया है, तो वो सेकेंड कॉपी भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस होगी ऑफ द ओरिजिनल. ऑलराइट. Copies made from and compared with the original. ये जो है दिस इज द सेम पॉइंट कि अगर किसी एक ओरिजिनल में से एक कॉपी बनाई गई है और इस कॉपी को इस ओरिजिनल से कंपेयर किया गया है, तो ये कॉपी इस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस होगा. पॉइंट नंबर 3 वेरी इजी. ऑलराइट. Point number 4, which we have already studied, counterparts of the documents against the parties who did not execute them. इससे पहले सेक्शन 62 में हमने क्या देखा था कि काउंटर पार्ट्स प्राइमरी एविडेंस किसके अगेंस्ट होंगे? काउंटर पार्ट्स प्राइमरी एविडेंस उनके अगेंस्ट होंगे हु हैव एग्जीक्यूटेड देम, जिसने साइन किया है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस. बट यहां हमने क्या देखा कि जिसने साइन नहीं किया है उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस, तो उसका जस्ट ऑपोजिट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ए और बी के एग्जाम्पल से. नेक्स्ट पॉइंट इज oral accounts. Next is oral account of the content of a document given by some person who has himself seen it. Who has himself seen it. अब क्या होता है? Suppose there was a document which is original. किसी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है. अब सपोज दिस पर्सन ए, he has seen the original plus he has carefully read the original. उसने इस ओरिजिनल को देखा है, और देखने से यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि उसने बस उस पर ग्लांस कर लिया, जस्ट उसको एक नज़र देख लिया और फिर बस. यहाँ पे सीन का मतलब है केयरफुली रीडिंग द ओरिजिनल, तो उसने उसको रीड भी किया है. तो अब ये जो ए पर्सन है, अगर ये ओरिजिनल कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, तो क्योंकि इस ए पर्सन ने इस ओरिजिनल को देखा भी है और पढ़ा भी है, तो अब ये ए पर्सन इस ओरिजिनल के बारे में ओरल स्टेटमेंट या ओरल अकाउंट उसको हम बोलते हैं, वो देगा कोर्ट के अंदर. और इस अकाउंट को, इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? that it is secondary evidence. भले ही वो एक oral statement है, but it will be considered to be a documentary evidence. और वो भी कैसा documentary evidence? Secondary documentary evidence of the original. Of the original. Condition being a person जिसने original को देखा है और पढ़ा है. कॉपी को देखने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अगर उसने देखा भी है और अगर उसने उसको पढ़ा भी है, तो वो जब उसका स्टेटमेंट या अकाउंट देगा कोर्ट में जाके, तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसिडर किया जाएगा. और वो भी कैसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. यही बात लिखी गई है पॉइंट नंबर 5 के अंदर. पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट. जिस पर्सन ने ओरल अकाउंट्स दिए हैं, उस पर्सन ने उसको देखा है. ऑलराइट. देखने से यहाँ पे मतलब है उसने उसको रीड भी किया है.
इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर ए, अ फोटोग्राफ ऑफ द ओरिजिनल इज secondary evidence of its contents, though the two have not been compared if it is proved that the thing photographed was original. अगर आपने किसी ओरिजिनल चीज की फोटोग्राफ ली है, अगर किसी कॉपी की फोटोग्राफ ले रहे हो, तो फिर वो फोटोग्राफ उस कॉपी का सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा. एक फोटोग्राफ हमेशा एक ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस होगा. अगर कोई ऐसा ओरिजिनल थिंग है जिसका फोटोग्राफ लिया गया है, वो फोटोग्राफ उस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस होगा. ऑल राइट, नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर बी क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर बी बोलता है कि जब कोई कॉपी को कंपेयर किया जाता है किसी लेटर की कॉपी से, ऑल राइट, मेड बाय अ कॉपिंग मशीन, that is a secondary evidence of the contents of the letter if the copy जिसके साथ वो compare किया गया है was, if it is shown that the copy made by the machine was from the original. उस कॉपी को जिससे उस दूसरी कॉपी को कंपेयर किया गया है वो पहले वाली कॉपी ओरिजिनल की डायरेक्ट कॉपी है. वही जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल दिया था. कॉपी विच इज ट्रांसक्राइब्ड. अब ट्रांसक्राइब्ड या ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? What is a transcript? Transcript is, suppose अगर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई कॉपी है, ये तो है ओरिजिनल, ये है इसकी कॉपी, प्रिंटेड कॉपी आपने करवाई है. अब इस प्रिंटेड कॉपी को देख के अगर मैं इसको पूरा का पूरा लिख लूं तो इसे बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्ट. बट ये ट्रांसक्रिप्ट इस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस कब माना जाएगा? जब इस ट्रांसक्रिप्ट को आप ओरिजिनल से कंपेयर करोगे टू चेक द एक्यूरेसी. सिर्फ तभी वो ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, अदरवाइज नॉट. तो ये क्या बोल रहा है? अ ट्रांसक्राइब्ड कॉपी फ्रॉम द कॉपी, और वो ट्रांसक्रिप्ट भी कॉपी से करी गई है. But afterwards it is compared with the original, so it will be secondary evidence, but not the copy. But the copy not so compared is not the secondary evidence. तो वो ट्रांसक्रिप्ट सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ तभी बनेगी जब वो ओरिजिनल से कंपेयर हुई हो. अगर वो कंपेयर नहीं हुई है तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी. Although the copy from which it was transcribed was compared with the original. एंड ऑब्वियसली जिस कॉपी से आप उसको ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो ये कॉपी शुड बी द एग्जैक्ट कॉपी. दैट मीन्स इट शुड हैव बीन कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल. बेसिकली हमें सिर्फ एक्यूरेसी चेक करनी है. कंपैरिजन यहाँ पे क्या मतलब है? कंपैरिजन का मतलब है टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. Neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of the photograph or the machine copy of the original is secondary evidence. क्योंकि oral account हमेशा किसका होना चाहिए? Of the original and not of the copy. तभी वो clause 5 of section 63 आएगा, otherwise वो नहीं आएगा. Alright, एक बार इसमें से हम पढ़ लेते हैं. If it is proved that a copy was made by a mechanical process from the original, then the copy will be a secondary evidence of the original. And if there is another copy regarding which it is not proved or it is doubtful that it is the copy of the original or not, but फिर आप उस कॉपी को कंपेयर करते हो उस प्रूव्ड या एग्जैक्ट कॉपी से जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, देन दैट अदर कॉपी, जो अनश्योर वाली कॉपी थी, वो भी ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है. क्योंकि हमने एक्यूरेसी को इंश्योर कर लिया तो तब वो उसका सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है. सच कंपेयर्ड कॉपी विथ द कॉपी विल नॉट बी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कॉपी, रादर इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल. तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आपने कॉपी को कॉपी से कंपेयर किया था, तो ये जो कंपेयर होने वाली कॉपी है, कॉपी नंबर 2, ये इस कॉपी नंबर 1 का सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा, रादर वो ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस होगा. ऑलराइट,
अब ट्रांसक्रिप्ट की बात जो मैंने अभी अभी आपको समझाई कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अ कॉपी विल नॉट बी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कभी भी ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। इट विल बिकम सेकेंडरी एविडेंस व्हेन इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द कॉपी एंड कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। कॉपी तो आपने ट्रांसक्राइब तो आपने कॉपी से किया है, बट उसको कंपेयर आपको ओरिजिनल से करना पड़ेगा। सिर्फ तभी वो ट्रांसक्रिप्ट उस ओरिजिनल की सेकेंडरी कॉपी बनेगी, सेकेंडरी एविडेंस बनेगा। ट्रांसक्रिप्ट वॉज मेड फ्रॉम अ कॉपी एंड कॉपी वॉज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल एंड नॉट द ट्रांसक्रिप्ट, देन ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट बिकम। ऑब्वियसली अगर आपने एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल में से एक कॉपी बनाई, कॉपी में से एक ट्रांसक्रिप्ट बनाई, कॉपी को तो ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया, बट ट्रांसक्रिप्ट को आपने ओरिजिनल से कंपेयर नहीं किया, तो वो ट्रांसक्रिप्ट उस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, ओरल अकाउंट्स के बारे में इधर क्या लिखा है एक बार वो देख लेते हैं। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट implies that the person who had personally read the document appears in the court and gives the account of the contents of the document that he had read। उसे पर्सनली अपियर होना पड़ेगा कि उसने, और उसको क्या स्टेटमेंट देना है कि उसने ओरिजिनल को अच्छे से रीड किया है, तभी वो उसको एक सेकेंडरी एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। It is essential to prove that he has actually read the document and not merely seen it, कि वो actually उसने डॉक्यूमेंट को रीड किया है, सिर्फ देखा नहीं है। तो I told you merely having a glance at the document is not enough. The person should have actually read the document. He cannot give written submission of the account of the document. अब उसने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, ओरिजिनल को ही पढ़ा है, बट उसने अपना ओरल अकाउंट देने की जगह रिटन अकाउंट दिया है, रिटन स्टेटमेंट दिया है, वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। उसको पर्सनली वहाँ अपीयर होना है और ओरल स्टेटमेंट देना है, सिर्फ तभी वो उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 63 क्लॉज 5। He has to personally stand before the court and make the statement orally, which will be recorded by the court. All right. So this was all about section 63, which explained about secondary evidence. Secondary evidence क्या होता है, secondary evidence की लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, secondary evidence को मैंने, और इन चीज़ों को किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, मैंने आपको वो समझाया डायग्रामेटिकली। इसके बाद हमने सारे के सारे इलास्ट्रेशंस देखे हैं। इलास्ट्रेशंस देखने के बाद हमने नोट्स का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। ऑल राइट, सो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस वाला, ये आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जो टॉपिक है सेकेंडरी एविडेंस एंड प्राइमरी एविडेंस का, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। दैट मीन्स आपको इसके सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, क्या चीज़ प्राइमरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में लिखी है, क्या चीज़ बेयर एक्ट में सेकेंडरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में लिखी है, वो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेंस के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से n नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कितने भी बनाए जा सकते हैं, और उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, वेदर दिस इज अ प्राइमरी एविडेंस और नॉट, वेदर दिस इज द सेकेंडरी एविडेंस और नॉट। तो आपको देखना पड़ेगा स्पेशली सेकेंडरी एविडेंस वाले में, क्योंकि उसकी जो लिस्ट है आपको एक एक पॉइंट अप्लाई करके देखना पड़ेगा उस फैक्ट पे, उस प्रॉब्लम पे, एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि ये कौन से पॉइंट में फॉल हो रहा है, और अगर ये जिस पॉइंट में फॉल हो रहा है क्या वो उसको कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ वाई इसमें n नंबर ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं वो बन सकते हैं। तो मेंस के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, तो इंटरव्यू में आई एम नॉट गोइंग राइट नाउ, बट आपके प्रीलिम्स में इसके सेक्शंस
और मेंस में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रैक्टिकल टॉपिक है। सी प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट अ थ्योरेटिकल टॉपिक लाइक रेलेवेंसी एंड ऑल। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या किसको किससे कंपेयर करने पे प्राइमरी एविडेंस होता है, किसको किससे कंपेयर करने पे सेकेंडरी एविडेंस होता है, किसकी कॉपी से क्या कॉपी बननी चाहिए एक्सेट्रा, क्या क्या एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस है, कब कॉपी जो है वो उसका ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस होंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है, प्लस दिस टॉपिक इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसीलिए आपको इसको बहुत बार रीड करना पड़ेगा विथ नोट्स, बेयर सेक्शन को, और आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि किस चीज़ को किस चीज़ से लिंक करने से सेकेंडरी एविडेंस होगा या प्राइमरी एविडेंस होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो इट इज़ वेरी सिंपल। इन शॉर्ट आपको इसमें एक कॉमन सेंस लगाना है कि ऑल दिस इज डन टू इंश्योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए होगा ये सब, जो भी ये कंपेयरिंग हो रही है इसमें आप सिर्फ क्या इंश्योर कर रहे हो, एक्यूरेसी इंश्योर कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत इसको माइन्यूटली करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी टेक्निकल टॉपिक ऑल्सो। ऑलराइट, सो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। ऑलराइट, अब एक बार ये जो लास्ट छोटा सा एक पार्ट है वो देख लेते हैं आज के लेक्चर का। व्हेन कैन the object regarding admissibility objection regarding admissibility of secondary evidence be raised। अब यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सपोज यहाँ से ट्रायल शुरू हुआ है। ऑलराइट, सपोज यहाँ से ट्रायल शुरू हुआ है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस चल रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे डिफेंस एविडेंस स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, यहाँ पे ए ने नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो है वो दिया है इन एविडेंस, बट दिस इज अ सेकेंडरी एविडेंस क्योंकि ये कॉपी है। तो यहां पे जो बी है वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि दी डॉक्यूमेंट 1 इज सेकेंडरी। दैट इज कि पहले आपको ये देख, इस डॉक्यूमेंट नंबर 1 को एडमिसिबल करने से पहले क्या करना जरूरी है, ये देखना कि क्या इस सिचुएशन में, क्योंकि सेक्शन 65 हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें ये बताया जाएगा कि ऐसे कौन से प्राइमरी एविडेंसेस हैं जिनके सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। क्योंकि कार्डिनल रूल क्या कहता है कि आपको हमेशा प्राइमरी एविडेंस को प्रेफर करना है, सेकेंडरी तो आप दे ही नहीं सकते। बट सेक्शन 65 वो इंस्टेंसेस बताता है जब प्राइमरी एविडेंस ना हो या किसी और वजह से आप ना दे पाओ तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो पहले ये देखना पड़ता है कि क्या वो सिचुएशन सेक्शन 65 में फॉल हो रही है। अगर हो रही है तभी उस डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल किया जाता है और तभी उस डॉक्यूमेंट की रेलेवेंसी देखी जाती है। अदरवाइज वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, चाहे वो कितना ही रेलेवेंट क्यों ना हो, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि दिस डॉक्यूमेंट नंबर 1 शुड नॉट बी कंसिडर्ड, बिकॉज पहले उसकी एडमिसिबिलिटी चेक होनी चाहिए सेक्शन 65 के अंदर कि क्या वो उन सब सिचुएशंस में आ भी रहा है। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने इन द केस ऑफ विपिन शांतिलाल पांचाल क्या बोला कि whenever secondary evidence is produced and the opposite party raises an objection, it is not necessary for the court कि वो immediately उस objection को decide करे। rather कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है कि कोर्ट पहले उस एविडेंस को अलाउ कर देगी कि ठीक है दे दो आप एविडेंस, लेट्स कंसिडर इट फॉर वंस। रादर कोर्ट क्या करेगी, उसको पहले ले लेगी अपने पास, अलाउ कर देगी, देन मार्क कर देगी उसको वहीं पे। इट विल अलाउ द पार्टी टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, साथ साथ में वो उसको मार्क कर देगी। ऑलराइट, एज एन एग्जिबिट, वो एग्जिबिट बन गया, उसको अलाउ कर देगी उस स्टेज पे। और बाद में जब वो डिसाइड कर रही होगी केस को, जब डिसाइडिंग वाला पॉइंट आएगा, तब वो उसकी एडमिसिबिलिटी पे डिसाइड करेगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल भी है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है तो उसे कंसिडर किया जाएगा व्हाइल मेकिंग द फाइनल जजमेंट, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी डिक्लेयर्ड इनएडमिसिबल। ऑलराइट, यही बात बोली गई थी विपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में।
ऑल राइट, तो ये था आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा कि व्हाट इज, सबसे पहले तो कार्डिनल रूल क्या है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, दोनों के इलास्ट्रेशंस, दोनों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे समझा दिए। इसके बाद हमने एक छोटा सा वो ऑब्जेक्शन वाला पार्ट पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके आगे, इसके बाद भी अभी इसमें सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस बचते हैं इसी प्रिंसिपल में, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आज के लेक्चर में इतना ही, अभी मैंने आपको सिर्फ डिफाइन किया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज़ प्रिपेयर दिस वेरी thoroughly, very carefully, because this is like very important topic of Evidence Act. Alright, so that is all for today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, prepare carefully. Have a nice day. Take care. Thank you.